पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल और असम के मतदाताओं से अपील करते हुए कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान कीजिए। आज आपका दिन है। आज असम बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने बांग्ला में भी ट्वीट किया और ये अपील की है आम जनता से कि आज आपका दिन है तो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए, रिकॉर्ड संख्या में मतदान कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और आज ये तय होगा, यानी आज से दिशा तय होने लगेगी असम और बंगाल में कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री की ये अपील आम जनता से कि आज अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलिए, रिकॉर्ड संख्या में मतदान कीजिए। देखिए, लिखा हुआ से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बांग्ला में भी ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, कुल 4 ट्वीट किए हैं, जिसमें असम को लेकर, बंगाल को लेकर कहा है और फिर बांग्ला में भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ब्रजेश मेरे सहयोगी कोलकाता से है, असम से मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की सीट पर भी चुनाव होना है और बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला राजीव लोचन से है, जो इससे पहले इस सीट पर उनका कब्जा था, लेकिन 2 बार से। और यहां पर जो उनका मुकाबला था वो बहुत दिलचस्प रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा हमेशा जीत में। मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं, लेकिन ब्रिजेश कोलकाता से हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़ी प्रधानमंत्री ने तो अपील कर दी है, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि लोगों के मन में यह भी डर है कि हिंसा हो, इससे पहले हम जाकर मतदान कराएं। देखिए, बिल्कुल पयोधी, जो यही वजह है कि चुनाव आयोग ने यहाँ पे 8 चरणों में मतदान करवाने का फैसला किया है। बिहार में जो कुछ समय पहले चुनाव हुआ उसमें 3 चरणों में ही चुनाव हो गए थे, और वो भी कोरोना काल के बाद पहला चुनाव देश में हुआ था और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 3 चरणों में ही चुनाव निपट गया। तो यहाँ पे चूँकि चुनाव आयोग को ये आशंका है, उसके पास सूचना है कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है, यही वजह है कि 8 चरणों में यहाँ पे मतदान हो रहा है, ताकि हर मतदान केंद्र पे सुरक्षाकर्मी मौजूद हों, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद हों, और लोग जो हैं भारी संख्या में घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक मतदान करें। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है, चुनाव आयोग अपील कर रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपील कर रही हैं कि कोरोना का सेकेंड फेज भले ही आ गया हो, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलें, अपने मतदान का उपयोग करें, ताकि लोकतंत्र जो है, जिसके लिए लोकतंत्र माना जाता है, वो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी ब्रजेश, जब महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं। माधवी अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूरा पैनल है। माधवी अग्रवाल, सबसे पहले आपका आज इस पर क्या राय है? आज के दिन में आपकी पहले चरण का मतदान, यानी खेला तो आज से शुरू हुआ है सही मायने में। देखिए, बंगाल चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा अभी केंद्र बना हुआ है पूरे देश में, और बंगाल चुनाव को सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है और केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती है कि शांतिपूर्ण रूप से ये चुनाव हो जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो भी कोरोना काल में। और बंगाल की राजनीति जिस तरीके से रही है वर्षों से, आप कल से जो शुरुआत हो गई है और लगातार यहाँ पे जिस तरीके की हिंसा होती रहती है, उसमें ये 8 चरणों में चुनाव करा के शांति से मतदाताओं को घर से निकालने की जो प्राथमिकता है कि उनको घर से बाहर निकलते समय 2 चीजों का संशय बिल्कुल ना रहे। एक तो कि वो हिंसा का शिकार ना हो जाए, दूसरा ये कि कोरोना काल में उनका बचाव हो। इस पर पूरी तरीके से जो है ध्यान रखा जा रहा है, और ताकि चुनाव हो जाए। ये जो खेला की बातें हो रही हैं, वाकई में ये जो एक चुनौतीपूर्ण माहौल है, 8 चरणों में चुनाव कराकर यहाँ पर जो कारण है उसके पीछे वो एकमात्र यही है कि बंगाल की जो राजनीति है वो रक्त रंजित राजनीति के रूप में कुविख्यात रही है पूरे विश्व में ही। और यहाँ पर जो है हर मामले में एक बड़ा संशय बना रहता है। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो 34 सालों में जो सीपीएम के समय में रहा, फिर टीएमसी ने उसको पूरी तरीके से वापस उसको रिपीट किया कि जो हिंसा की राजनीति है, बूथ कैप्चरिंग की राजनीति है, रिगिंग की राजनीति है और मतदाताओं को धमकाने की राजनीति है,
इससे जो है बंगाल अब निजात पाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रथम चरण में जो आज चुनाव की शुरुआत हुई है उसमें लोगों में ये जरूर से जाए कि भाई हमें वोट देना है। मतदान उनकी सबसे प्राथमिक जो एक कह सकते हैं शक्ति है हमारे लोकतंत्र में, उसका वो सही तरीके से उपयोग कर सके। और उसके लिए आपका स्कोर तो इन 30 सीटों में अभी के हिसाब से 0 है। अब 2019 आप कहेंगे लोकसभा चुनाव जोड़ लीजिए जहां 21 सीटों पर आगे हो गई थी, वैसे 2016 में तो 30 में से आप 0 पर हैं अभी, तो आप जितना आपके लिए तो वी हैव नथिंग टू लूज। अमन जी मैं बताऊं कि आपको कि ये पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में मैं अभी बता दे रही हूँ, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में भारतीय जनता पार्टी की सीट टीएमसी से ज्यादा आएगी। इनफैक्ट पाकुड़ा में भी जो है हमारी सीट ज्यादा आने वाली है। ये सारे जो क्षेत्र हैं जहां आज प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, पुरुलिया में भी आएगी, हम पुरुलिया में नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बता दूं उत्तर पश्चिमी जो हमारे पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर और बांकुड़ा में बंगाल बीजेपी जो है बहुत अच्छी बढ़त के साथ में आगे आएगी। और ये ममता बनर्जी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं दीवार सपने टूटने का एक समय होगा, जब उनको ये पता चलेगा कि ये जो गढ़ है ये भाजपा के साथ किस तरीके से समर्थन में खड़े हुए हैं और किस तरीके से भाजपा ने इसलिए आप लोग अभी ग्राउंड पे नहीं है ना। देखिए मतलब सवाल पूछ लेता हूं, मतलब आप लोग इसलिए अभी ग्राउंड पर नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है आप भी लड़ेंगे तो फिर वोट बढ़ जाएगा। मकसद जीतने से ज्यादा मोदी को हराना है, तो देखिए ममता काम कर रही है वही सही। नहीं, हम लोग ममता जी के खिलाफ है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, हम लड़ रहे हैं तृणमूल से, ऐसा नहीं है। और ये जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी ईस्ट मिदनापुर के बारे में, तो इनका तो देखिए ये तृणमूल की बी टीम बने हुए हैं, उसी तृणमूल को तोड़ करके यहाँ पे शिशिर अधिकारी हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, उन्हीं के कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है। अपना इनका ना कैडर है, ना सोच है, ना डेवलपमेंट है, ना ग्राउंड पे काम किया है। देखिए लोकसभा में इनका रिजल्ट आया था, मैं मानता हूं जैसा आप कह रहे थे, लेकिन असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस के क्राइटेरिया अलग होते हैं। पब्लिक अलग तरीके से सोचती है। जब हम केंद्रीय चुनाव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर को किसको बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चेहरे हैं, क्या नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होगी। लेकिन असेंबली चुनाव हो गए या कॉर्पोरेशन के चुनाव हो गए, उसमें बिल्कुल ही जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है। क्या है अगर मैं पूछूं बहुत अगर मैं ब्लेटेंट तरीके से पूछता हूं, प्रायोरिटी मोदी को हराना है जीतना? नहीं, हमें तो जीतना है, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, ये मैं फिर भी आपके चैनल पे खुल के कहूंगा कि हमारे हिसाब से देश के लिए जो सबसे आपके कोई अलायंस से कोई है ही नहीं, फर्स्ट फेज से सब गायब है। नहीं, ऐसा नहीं है, सोनिया उससे बुरा लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो उनकी अपनी राजनीति है, हमारा उनसे टाई अप है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को देश के लिए सबसे बड़ा घातक मानते हैं। नहीं, मैं हाँ ये आप आए ना, क्लियरली मैंने बोल दिया, ज्यादा बड़ा घातक बीजेपी, मतलब मोदी को हराना जीतने से ज्यादा जरूरी नहीं। देखिए मैं बस इतना पूछा था कि फर्स्ट फेज में सब गायब क्यों है, सब सरेंडर मोड में? ना सोनिया, तो लीजिए सर सवाल, ना सोनिया, ना राहुल, ना प्रियंका, कोई भी मैदान में नहीं। आपने उनसे कहा कि आप लोग क्यों नहीं कैंपेन कर रहे हैं? मतलब बंगाल में सरेंडर मोड में कांग्रेस, और आप तो अलायंस में है ना उनके साथ, इसलिए अलायंस में है। अब ये देखिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है किसको भेजते हैं, किसको नहीं भेजते हैं। 3 राज्यों में चल रहा है। आपकी बात नहीं होती है? नहीं, कई जगहों पर हमारा एक डोमिनेटिंग रोल हो जाता है, कुछ राज्यों में उनका बहुत डोमिनेटिंग रोल है। तो ये फर्स्ट फेज में कांग्रेस डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं जो नीचे के समीकरण है उसमें लेफ्ट भी लड़ रही है, आईएसएफ भी लड़ रही है, अपना एक अलग अलग कैडर है, तालमेल है आपस में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। जहां एक कैंडिडेट खड़ा होता है तीनों उसको समर्थन देते हैं। था ना, वो दिखना भी चाहिए था, वो दिखा नहीं, या तो आपने हथियार डाल दिए या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चल ही रहे हैं जो जिसका मैं सिर्फ हाँ मैं 10 सेकंड में आपको इसका बता देता हूं। 2004 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग था और वो हारे थे, तो यही चीज फिर कही गई थी लेफ्ट के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में, लेकिन अंत में यूपीए की सरकार बनी और लेफ्ट के समर्थन से बनी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक चेहरा भी नहीं थे, ना किसी ने उनको डिक्लेयर किया, तो प्राइम मिनिस्टर बने और 10 साल तक रहे। तो लेफ्ट की राजनीति जो होती है वो अच्छा, महिलाएं आगे। एक बड़ी खबर, सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में महिलाएं आगे हैं, ये बड़ी खबर है। कई मतदान केंद्रों पर जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, महिलाओं की ज्यादा भीड़ है। असम के नागांव में महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, और ये बंगाल में भी नजर आ रहा है और असम में भी यही नजर आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा संख्या में निकल कर आ रही हैं। और ये सुनकर शायद माधवी के चेहरा खिला तो होगा, लेकिन इसमें एक और सवाल है कि महिलाएं सबसे ज्यादा ममता के साथ नजर आ रही थी, फिर चाहे उनकी कोई भी पदयात्रा हो, उनका कोई भी मंच हो, महिलाओं से खचाखच वो भरा रहा है। मतलब बंगाल की बेटियां वोट कर रही हैं, तो बंगाल की बेटी को करेंगी फिर? देखिए मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए
और ये जो पश्चिम बंगाल में जो पूरी एक तरीके से आज बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हुई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपना पूरा विश्वास जो है वो बंगाल बीजेपी को दिया है। और यही कारण है कि हम लोग जो संघर्ष की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की, उस लड़ाई में आज बीजेपी टीएमसी के सामने खड़ी हुई है। मैं अभी सीपीएम के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, वो जिस तरीके से बता रहे थे, वो इतनी मजबूती के साथ अपने आप को, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना खराब नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ममता पर है कि ममता आपको हरा देंगी, उनका कॉन्फिडेंस ममता पर ज्यादा है अपने से। नहीं ऐसा नहीं, वो टीम क्या क्या बोल रहे हैं, उनको लगता है कि वो अभी, उनको तो कहाँ, मतलब आप बताइए ना, जो वो वर्ड इस्तेमाल, सेंटेंस इस्तेमाल करते थे बीजेपी के लिए कि दूरबीन थे कि बीजेपी कैडर के देखते हुए कोथाय आछे, সেই অবস্থাটা এখন सीपीएम की हो गई है कि उनको दूरबीन से देखना पड़ रहा है कि कहाँ है, लेकिन हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। आज 34 सालों तक किसी भी, चाहे वो हराए चाहे ममता हराए, वो उनके लिए उन्होंने प्राथमिकता तय की हुई है ना। उनके लिए प्राथमिकता कथित सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना है, फिर चाहे वो दीदी करे चाहे वो करे। अब ये चिंता का विषय आपके लिए कि सब मिल जाएंगे, आप भी जानती हैं, अभी भी मिले हुए हैं, कल कुछ चुनाव परिणाम के बाद भी सब मिल जाएंगे, और विवेक श्रीवास्तव इसको नहीं निकालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव के बाद सारे हाथ मिला लेंगे। भास्कर चटर्जी, उनका मैं एक भी कमेंट नहीं ले पाया हूं, माफी के साथ भास्कर चटर्जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत देरी से आपके पास आया। मेरी नजर में अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो अभी 0 सीट्स हैं 30 में से, 19 में हालांकि 21 में बढ़त। यही अभी यहां पर शंभू जी भी बता रहे थे कि 3 सीटें हैं बीजेपी के पास, वो 3 डिजिट्स में भी पहुंच रही है, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, पहले ये बात सुन लीजिए, जो 19 में जो चुनाव थे वो नेशनल इलेक्शन थे, ये एक स्टेट इलेक्शन है, दोनों में कोई फर्क तो है ही, ऐसे बात नहीं। दूसरा बात ये है, आज जो 30 सीट्स पे चुनाव हो रही है बंगाल पे, ये आप देखो तो इसमें 2019 का हिसाब से कुछ आया नहीं, लेकिन आफ्टर टर्नकोट पॉलिटिशियंस इन बीजेपी इधर कुछ चेंज हो रहा है। और दूसरा बात, बीजेपी इस पे एक अच्छा क्या कहते हैं, एक अच्छा वोट शेयर, एक अच्छा सीट शेयर, ये बीजेपी का एक ये है, ठीक है। जब ये सोचते हैं तो ये इसी हिसाब से टीएमसी भी सोचते हैं। एक बात कहते हैं, देखिए ये बंगाल टाफ में इलेक्शन का हिंसा के लिए इतने बात होते हैं। मान लीजिए 2019 में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, फर्स्ट टाइम इन बंगाल आई एम सॉरी दे गॉट 18 सीट्स इवन आफ्टर हिंसा, सो कॉल्ड हिंसा, and not after 8 phase. This is first time in country 8 फेज से चुनाव हो रही है, ठीक है। और दूसरा एक बात है, महिला को ज्यादा अब निकलते हुए देखे, मान लीजिए ये एज पर स्टैटिस्टिक्स 50% ऑफ द इलेक्टोर, ठीक है, वो तो फीमेल है वोट शेयर का। अगर आप देखें तो 50% पहले निकलेंगे, बाद में और 50% निकलेंगे, ये तो घरेलू बात है उन लोगों का, ऐसे बात नहीं। बंगाल में बहुत अच्छा वोट शेयर होते हैं, बहुत टर्नआउट होते हैं, ये तो अभी तक शुरू हुआ, 6:30 तक चलेंगे ये वोटदान, ये मतदान, तो ठीक है, ऐसे बात नहीं। लेकिन बात ऐसे होते हैं, ये जो फर्स्ट फेज एंड प्रैक्टिकली इन सेकेंड फेज ये जो 61 सीट्स होते हैं, इसमें बीजेपी का एक आइडिया था जो उन लोग को बहुत बड़े शेयर मिलेगा उन लोग का। अगर इसमें ममता बनर्जी कोई डेंट दे सकते हैं तो इट विल बी अ टफ इलेक्शन फॉर बीजेपी, टफ इलेक्शन फॉर बीजेपी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें हैं 294 में से, आप सोचिए ना, 294 सीट्स में से शंभू जी भी बता रहे थे 3 सीटें हैं, तो 3 सीटों से वो 3 डिजिट में भी पहुंच जाए तो भी बड़ी चीज है। हालांकि बीजेपी 200 पार का दावा कर नहीं, लेकिन मिदनापुर में जिस तरह से बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंट है, उसका एक रीजन ये है ना कि अधिकारी परिवार का जो गढ़ है, वहां का उसका जो वोट बैंक है टीएमसी के पास जो था वो वहां पर आ जाए, तो शायद इसलिए बीजेपी की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा डिवाइड होगा, वो भी डिवाइड होगा। तृणमूल जब डिवाइड हुई बनी है तो सब टूटेगा। ये एक ही स्ट्रैटेजी है फिलहाल, वो टूटेगा। 1 घंटा हो चुका है, मतदान चल रहा है, 77 सीटें हैं बंगाल और असम की मिलाकर जिन पर आज मतदान हो रहा है। बंगाल की 30 सीटें और असम की 47 सीटें हैं।
असम की जो 47 सीटें हैं उसमें से 27 सीटें 2016 में बीजेपी ने जीती थी। स्क्रीन एक बार मैं आपको बता देता हूं, टॉप बैंड जो टॉप पर आप देख रहे हैं उसमें 2016 के नतीजे हैं और 2016 में जो 30 सीटें हैं उसमें किसको देखिए, 30 सीटों में टीएमसी 27 सीटें जीती थी 2016 में, 2 पर कांग्रेस, 1 पर आरएसपी। और असम की अगर बात की जाए, हालांकि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मतदाताओं से अपील की गई है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल और असम के मतदाताओं से अपील की है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान कीजिए, अपने घरों से निकलिए। आज असम बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है और तस्वीरें भी जी न्यूज ने आपको दिखाई थी जब शुरुआत हुई थी। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसका इस्तेमाल करें। ये अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने बांग्ला में भी ट्वीट कर पश्चिम बंगाल के लोगों से ये अपील की कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें, बड़ी संख्या में वोट करें। और वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जहां पर 7 बजने से पहले ही लोग पोलिंग बूथ के बाहर जाकर खड़े हो गए थे ताकि वो जल्द से जल्द मतदान कर सकें। और महिलाएं इसमें आगे हैं, ये अपडेट भी हमने आपको दी, महिलाएं मतदान में आगे हैं। ये तस्वीर इस वक्त जो आ रही है, 8 बज रहे हैं, ये 8 बजे की तस्वीर आप देखिए। पोलिंग बूथ के बाहर जो लाइन है, कतार है, उसे आप देख रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के मन में ये भी डर है कि कोई हिंसा हो, इससे पहले जाकर हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कराएं, वोटिंग कराएं। और ये उसी की एक और तस्वीर। पुरुलिया की 9 सीटें हैं, बांकुरा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 और पूर्व मेदिनीपुर की 7, यानी कि कुल मिलाकर 30 सीटें। और रवि त्रिपाठी जीमीरा संवाददाता बांकुड़ा से इस वक्त, और साथ ही विशाल पांडे जीमीरा संवाददाता झारग्राम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। झारग्राम की 4 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, क्या है इन 4 सीटों का समीकरण विशाल? देखिए अमन, 4 विधानसभा सीटें हैं झारग्राम जिले की और लोकसभा जो झारग्राम है उसमें 7 सीटें आती हैं। लेकिन अगर हम 4 सीटों की बात करें तो 4 सीटों में से 2019 के जो नतीजे आए थे उसमें से 3 सीटें नयाग्राम, गोपी वल्लभपुर जहां पर मैं मौजूद हूं, और झारग्राम, इसमें बीजेपी आगे थी और बिनपुर सुरक्षित सीट में टीएमसी आगे थी। ये 2019 के नतीजे हैं। 16 में टीएमसी का दबदबा था क्योंकि ये पूरा जंगल महल का इलाका है। ये 5 जिले जंगल महल में आते हैं। एक वक्त ये हुआ करता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माओवाद का प्रभाव था और इन सब के बीच यहाँ जब आज चुनाव हो रहा है 2021 में, तो यहाँ के लोगों के लिए कई बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए पानी का संकट है इस पूरे इलाके में। इसके अलावा नौकरी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरे जंगल महल के एरिया में। और जब आप देखेंगे, क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे, उसका अध्ययन किया आंकड़ों का, तो उसमें यही नजर आया कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में क्लोज फाइट हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव 11,000 वोटों से बीजेपी झारग्राम में जीत गई थी। आप खड़े कहां पर हैं? तस्वीरें दिखाएंगे विशाल? में से 3 आपके पीछे हम कुछ देख रहे हैं, कुछ 1 पर टीएमसी को। आप तस्वीर अगर दिखा दें, आप कहां पर हैं? देखिए, हाँ जी अमन, इस वक्त मैं गोपी बल्लभपुर विधानसभा के एक बूथ पर हूं और ये पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बूथ है। यहां पर थोड़ी देर में वो वोट डालने आएंगे और यहां की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो जो मतदाता हैं वो सुबह से ही 7 बजे से ही लाइन में लग गए हैं और खासतौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकल कर आ रही हैं। जब आप देखेंगे इधर महिलाओं की संख्या हमें ज्यादा दिखाई दी है अब तक सुबह से लेकर जो वोट डालने आ रही हैं। पुरुष जो है वो थोड़ा कम आ रहे हैं और लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे तो लाइन कभी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लाइन लगातार ये बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जैसे हमने देखा कि और राज्यों में जब चुनाव होता है तो लोगों में थोड़ी सुस्ती दिखाई देती है सुबह सुबह, लेकिन यहां पर हर कोई सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, उसके बाद कोई दूसरा काम करने की सोच रहा है। तो आप देखिए यहां पर तस्वीरें हैं और कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर विशेष ध्यान रखा गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है हर बूथ पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज यहां पर रहा चुनाव आयोग के सामने कि हिंसा मुक्त चुनाव कैसे कराया जाए, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए कि जितने पोलिंग बूथ है वहां पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षित माहौल में शांतिपूर्वक चुनाव यहां पर हो सके। और हर जगह पर जहां पर भी आज मतदान हो रहा है, लेकिन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, आपने भी महिलाओं का जिक्र किया, बंगाल की बेटियां बढ़ चढ़कर निकल रही हैं मत का इस्तेमाल करने और महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाल में। लेकिन रवि, मैं आपके पास आ रही हूं, बांकुड़ा में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहां पर
पर किस तरह की तस्वीर और स्थानीय वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। देखिए, बांकुड़ा की बात करें तो बांकुड़ा में 4 विधानसभा सीट है और बगल में पुरुलिया, क्योंकि बांकुड़ा और पुरुलिया के मैं बीच में खड़ा हूं। ये सालतोड़ा विधानसभा सीट है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है इस चुनाव में। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सीट का जिक्र किया था और यहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया एक मनरेगा मजदूर की पत्नी को, चंदना बावरी को। थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था तस्वीरों में, उसने मतदान किया है। सबसे पहले उस कैंडिडेट ने अपना मतदान किया है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सही कह रही हैं आपकी, जिस तरह से भीड़ हो रही है। आप देखिए महिलाओं की लाइन, देखिए ये महिलाओं की लाइन देखिए सालतोड़ा में किस तरह से सुबह सुबह निकली है। सब लगता है नाश्ता वास्ता किया। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके पास जाके इनसे बात करूंगा कि भाई जलपान वलपान बना के आई हैं कि ऐसे ही आ गई हैं। लोगों लाइन में देखिए, लंबी लाइन है यहाँ से। देखिए महिलाओं की लाइन आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाइन है, कतार है महिलाओं की, और सब वोट देने के लिए जागरूक है महिलाएं। और ये चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर महिलाएं सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। क्या घर में नाश्ता वास्ता बनाए कि पहले मतदान करने आ गए हैं? पहले जलपान की मतदान मतदान की जलपान, अच्छा मतदान करना है पहले। देखिए यहाँ बंगाली समझते हैं लोग, हिंदी समझते नहीं है, बड़ी दिक्कत है। हिंदी समझने वाला कोई है तो बताइए, आप हिंदी समझती हैं? अच्छा ये बताइए कि पहले जलपान करके आई है कि पहले मतदान करना है? नहीं, कुछ खा के आई हूँ, फिर वोट देने आई हूँ। वोट देने आई है। हाँ। अच्छा, तो ये वोट देने के लिए सुबह सुबह आकर लाइन में लगने का उत्सुकता क्यों है? मतलब लग रहा है कि कुछ नया करना है? नया भी करना है, और सुबह सुबह आई हूँ क्योंकि बाद में आऊँगी तो बहुत भीड़ हो जाता है। अच्छा। बहुत लंबी लाइन हो जाता है, इसलिए पहले आ गई। अच्छा, क्या मुद्दा है मन में कि क्या होना चाहिए, किस तरह, क्या महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, चाहे क्या आपके लिए होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे? मुद्दा क्या है? कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको लगता है? कुछ नया होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं समझ रहे। देखिए यहाँ बड़ी दिक्कत है। बंगाली बोलिए तभी बंगाली बात हुआ ही, और ना हिंदी समझने वाले कम हैं, और बंगाली में ही बोलेंगे तो बंगाली। आप हिंदी बोलती हैं थोड़ा बहुत? आप लोग देखिए अभी भी लाइन आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए महिलाओं की लाइन, एक पुरुष आ रहे हैं तो महिलाएं 3 आ रही हैं। आप इधर आइए, थोड़ा वोट डालने आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं? क्या मुद्दा है इस इलाके का? मुद्दा क्या है हमको मालूम नहीं है, हम बाहर में रहता है। बाहर में रहता है? हाँ। तो क्या चाहता है, कैसी सरकार चाहिए आपको? ये नहीं कि मेरा कोई सोच नहीं है। कोई सोच नहीं है? नहीं। वोट तो डालेगा ना? हाँ, वोट तो डालेगा। तो क्या सोच के वोट डालेगा? क्या उन्नति के लिए डालेगा, उन्नति के लिए कैसे परिवेश का। देखिए रवि, बंगाल का वोटर ना बहुत साइलेंट है, वो आपको पता नहीं लगने देगा वो किसको वोट डालेगा, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि कुछ नहीं पता। ये सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता है। मैं ब्रिजेश, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि कुछ खेला हो जाएगा नतीजों में भी? अभी कोई नहीं कह सकता है कि किस तरफ बैठेगा सियासी ऊँट, क्या होगा क्या नहीं। साइलेंट वोटर। बिल्कुल, राजनीति में यही खेल होता है अमन, कि आप कह नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन है। लेकिन आपको आज हमारे जी न्यूज़ के दर्शक आज खुश होंगे, और आप भी खुश होंगे कि हमारे साथ हंसते हुए सुरेंद्र शर्मा आपको दिख रहे हैं। सुरेंद्र जी, महिलाएं काफ़ी निकली हैं, क्या लग रहा है आपको? कहाँ निकल गई? वोट डालने के लिए महिलाएं अगर वोट डालने के लिए अगर निकली हैं तो मेरे ख्याल से वो महिलाओं के लिए ही निकली है। अच्छा। क्योंकि पहले ये था कि महिलाएं कैद रहती थी घर के अंदर, और महिलाओं का प्रतिशत बढ़ना ये जताता है कि महिलाओं की भी राजनीति में दिलचस्पी है, और कोई भी पुरुष जो है कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे महिलाओं को तकलीफ हो। और मैं कह रहा हूँ ये अच्छा बात होती है। मैंने भी चुनाव लड़ने की सोची थी, तो चुनाव की घोषणा होता ही मैं घराड़ी से बोलो मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, तो अपनी राय बता दे। घराड़ी बोली भगवान उससे पहले ही मैंने पागल खाने भिजवा दे। मैंने ये चीज़ हो जाती है ना, तो ज़िंदगी में आज बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं। मैं लोगों से यही कहता हूँ, हमारा ये एक ही अपराध रहा आज़ादी के बाद कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया।
अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। चलिए ब्रिजेश, लेकिन एक और बात है ना कि इस बार तो ये एक पता लग जाए कि हम अच्छे व्यक्ति को वोट देने वाले हैं तो हर पार्टी अच्छे व्यक्ति को ही टिकट देगी। सुरेंद्र जी, आप कोलकाता में हैं और जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाई हो रही है, आप क्या अभी तक आपका आकलन क्या रहा है? मुझे लगता है हर चुनाव में राजनीति जीत जाती है और मुल्क हार जाता है। कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें मुल्क जीत जाए, राजनीति हार जाए। तो मयूदी, आपने खुद सुना कि ऐसा चुनाव हो जहाँ पे राजनीति हार जाए और देश जो लेकिन ब्रिजेश, उन्होंने कहा ना कि पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन इस बार तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के सामने ममता बनर्जी हैं, 2 चेहरे हैं, तो लोगों को शायद इस बार चेहरे पर लोग वोट करें, ये भी तो उम्मीद की जा रही है ना। बहरहाल ब्रिजेश, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव में वोट डालने की अपील की है। आपका वोट आपके राज्य के भविष्य की इबारत लिखेगा, ये कहा है जेपी नड्डा ने। सभी मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान, ये कहना है जेपी नड्डा का। उन्होंने ट्वीट करके अपील की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट करके असम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से, आम जनता से ये अपील की थी कि बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करना है। और अब जेपी नड्डा ये कहते हैं, ट्वीट भी है स्क्रीन पर, असम विधानसभा चुनाव में आज प्रथम चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि आप जो हैं लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपका वोट आपके राज्य के भविष्य की इबारत लगेगा। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसे बंगाल में वो अवेकनिंग दिखती भी है। दूसरे राज्यों के वोटर्स के बनस्पत अगर बंगाल के वोटर्स की बात की जाए तो सुबह सुबह से लाइनों में लगे हैं और महिलाएं खासकर ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं। इसलिए बंगाल की बेटी लगातार चुनाव में जो इलेक्शन जो पिच रही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी यही रही शंभू जी, बंगाल की बेटी। और ज्यादातर हम देख भी रहे हैं कि बंगाल की बेटियां ही हैं सबसे आगे वोट डालने में भी, और बंगाल की बेटियां ही तय करेंगी बंगाल का आगे का भविष्य। निश्चित तौर पे, हालांकि महिलाएं पहले जब वोट करने आ रही हैं उसमें यह भी देखना चाहिए कि जो अभी पयोदी ने कहा था कि हो सकता है हिंसा का भी एक आशंका उनके मन में रहती है। तो एक तो उनको लगा कि पहले वोट डालाएं, और कह भी रही थी कि फिर दोपहर हो जाएगी, फिर दिक्कत होने लगेगी, इसलिए वोट डालने आई हुई हैं। लेकिन उनका फोकस ये हो कि उनको किसी पार्टी विशेष को वोट देना है या किसी इमोशनल वजह से कि बंगाल की बेटी को ही वोट देंगी, ये कहना थोड़ा सा भी अतिरंजित होगी। जो बंगाल की राजनीति है, जिन पर मैं लगातार कह रहा हूँ, वो उसमें थोड़ा सा दिखना चाहिए कि जो हमारे सामने प्लेयर है जो लड़ रहा है वो कुछ लड़ता हुआ दिखे। जैसे जो आज से जब ममता जी आई हैं, यानी उसके 1 दशक और पहले चले आइए, 2001 के आसपास सीपीएम और लेफ्ट में ये बार बार विरोध और हर चीज़ का विरोध करने के दिखाई पड़ता था जज्बा। टीएमसी हर चीज़ का विरोध करती थी, और सीपीएम के देखिए शुरू के दौर जो सीपीएम का है उसने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को टैकल किया। एक तो जो भटके हुए माओइस्ट थे या नक्सल थे उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाए, ये ज्योति बसु ने एक बड़ा कमाल का काम किया था। दूसरा, उनके जो लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे विनय चौधरी, उन्होंने काम किया कि उसके पहले जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी, नहीं संयुक्त मोर्चा मतलब यूनाइटेड फ्रंट नहीं, उसके भी और पहले 67 में जब सरकारें बनी थी तभी सीपीएम ने पहल शुरू कर दी थी, और 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जो है एक्वायर की गई थी, खेती की ज़मीन। उसका फ़ायदा हुआ 77 के बाद दिखाई पड़ता है जब उन्होंने भूमि का बंटवारा किया। लेकिन शंभू जी, अगर आप लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि सरेंडर मोड में है, कम से कम फर्स्ट फेज के इलेक्शंस में नजर आ रहा है सरेंडर मोड में कोई वो लड़ता हुआ नजर भी आया। 2019 में तो 28% से 5% रह गया था जंगल महल के इलाके में अगर बात करें। हाँ, ये जो 2019 का जो चुनाव था वो लोकसभा चुनाव था। लोकसभा में चुनाव 5% रह गया। हाँ, मोदी एक बड़ा चेहरा था। और देखिए यही 2016 में जो आपको बीजेपी 10% वोट इसी जंगल महल में लिए थे, वही 40.3% पे पहुंच रही है 2019 में। इसका मतलब है देखिए ये एक राष्ट्रीय चुनाव था और लोगों को लगता था मोदी एक बड़ा चेहरा है। अच्छा, लेकिन हम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन असम भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
असम के पहले चरण की 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल की सीट माजुली पर वोटर्स में किस तरह का उत्साह है, जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अनिर्बान, मैं आपके पास भी आऊंगा। अनिर्बान बनर्जी टीएमसी से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तौफीक खान, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मनीष शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त माजुली में हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो 5 साल जो जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा वो उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयंता बड़ा। जयंता जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इस वक्त असम में चुनाव हो रहे हैं। इतने 5 साल में जितना डेवलप किया है अभी तक हुआ नहीं, और हमारे सामने एक देखा हुआ है जब ब्रिज होने वाला है, जो निमाती और माजुली के अंदर में जो ब्रिज होने वाला है, ये सभी माजुली में जितना आदमी है ना, जितना वोटर्स है, वो पॉपुलेशन है, वो ब्रिज को देख रहे हैं, यही बना सकते हैं। आप यंग हैं, आप एक बताइए कि आप माजुली से हैं, यहाँ पर यंग जनरेशन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है? यंग जनरेशन तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के विश्वास करता है, उसके वजह से सब लोग अभी जो लोग निबुण लोग था वो लोग अभी सब एम्प्लॉय हो गए, वो सब अभी तो ठीक है। फिर माजुली में इतना डेवलपमेंट हुआ कि अभी कोई अपोजिशन लीडर का कोई नाम ही नहीं इधर, और सबने सुना हम लोगों का सीएम है, वो असम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग सब प्राउड फील करता है कि वो सबने सुना हाईएस्ट वोट यहाँ से मिलके वो जीते और सीएम बने असम का। चलिए, असम के बाद बात बंगाल की कर लेते हैं। अनिर्बान है मेरे साथ, जो कि टीएमसी के नेता हैं। अनिर्बान, 30 में से 27 2016 कितनी रिटेन कर पाएंगे? 30 में से 27 जीते थे आप लोग 2016 में। रिटेन करने की बात वैसे मतलब प्रेडिक्शन की बात कुछ नहीं है, लेकिन 2019 में हम सब जानते थे कि बीजेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ इस एरिया में, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट डोर टू डोर जो सर्विस पहुंचाने का काम किया है, जो दुआरे सरकार का जो स्कीम चला है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो फिर से वापस आएंगे, ये विश्वास है। और बीजेपी का जो राजनीति है वो तो ग्रेजुअली एक्सपोज होते जा रहा है कि उनके पास डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने का कोई एजेंडा है नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने की एजेंडा को लेकर वो चलते हैं। तो वो एक्सपोज जितने ज्यादा होंगे और उसके साथ ये डेवलपमेंट का जो सुविधा है, ये स्कीमों का जो सुविधा है, ये लोगों को जितना मिलेगा तो वो वोट वापस आ जाएगा। तो 30 में से 27 था, वो 2019 में कुछ। हाँ बोलिए। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं 30% में पाकिस्तान बनाने की धमकी तो टीएमसी के नेता दे रहे हैं ना, 4-4 पाकिस्तान 30% में टीएमसी के नेता दे रहे हैं, भूल जाते हैं नाम। नहीं, आपने अगर पूरा ऑडियो सुना होगा तो वो कह रहे थे कि भारत में जितने मुसलमान रहते हैं, अगर वो बीजेपी जो कहता है कि मुसलमान बहुत सांप्रदायिक है, बहुत खराब है, जिहादी टाइप है, अगर वैसा होते तो वो तो पाकिस्तान जैसा कुछ कर लेते, वैसा तो किया नहीं है, तो शांति से रहते हैं सब। वो यही नहीं, आप पूरा वीडियो सुनिए। अच्छा, मैं सुना दूंगा, मैं ब्रेक के बाद मैं सुना दूंगा पूरा निर्वाण, पता लग जाएगा। पूरा अगर सुनिएगा तो वो 30% अगर एक साथ आते हैं जो 4-4 पाकिस्तान बन सकते हैं। मैं वो उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था डिबेट में, क्योंकि आप लोग कहते हैं 30 और 70 की लड़ाई नहीं है ना भाई, बंगाली तो एक साथ है, बांटना क्यों? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर टीएमसी के नेता क्यों बांट रहे हैं ना, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, क्योंकि डर है 70 उधर चला गया तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप सुनिए, ये शुभेंदु अधिकारी अपने नंदीग्राम के सीट में वो जो रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 70 हमारे साथ है, 30 उनके साथ है। ये 70-30 का जो आंकड़ा आप कह रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी नहीं कहे हैं और मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं। और क्या क्या वो कह रहे हैं, ये अगर आप देखिएगा तो शर्म से सर झुक जाता है कि ये बांग्ला में भी ऐसे नहीं। लेकिन अगर वही चीज टीएमसी के नेता कह रहे थे तो शर्म से सर झुकना ना झुकना, खैर वो तो आप बताएंगे बेहतर, क्योंकि हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। जैसा अमन ने कहा, आलोक मेहता भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राज बिहारी भी हमारे साथ हैं। आलोक मेहता सर, आपके पास आ रही हूं क्योंकि ब्रेक पर जाना है, उससे पहले आपका आकलन। देखिए, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कम्युनिस्टों का सफाया हो रहा है, कांग्रेस भी कहीं दिख नहीं रही है, टीएमसी के सामने मुकाबला। और टीएमसी के समय, जैसे अभी राज बिहारी आपके साथ ही बताएंगे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं इस मुद्दे पर कि कितनी बड़ी हिंसा, 300 से ज़्यादा लोग तो पहले मारे जा चुके। और ममता बनर्जी के राज में जो गड़बड़ियाँ हुई है, लोग उससे नाराज़ हैं। अब ये ठीक है कि उनका भी एक अपना वोट बैंक है, जैसे अभी आप चर्चा कर रही थी, वो माइनॉरिटी पर निर्भर करना चाहती हैं, वो उनको भी अपना संतुष्ट करना चाहती हैं। फिर आजकल दुर्गा पाठ करने लग गई हैं।
तो ये जो एक उनका इस समय जो बेचैनी दिखाई दे रही है उससे लगता है, और आज के खास करके आज दलित और आदिवासियों का जो वोट है, चूंकि आज की हम चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको जो लाभ मिलना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहूँगा अल्पसंख्यकों को भी जो लाभ मिलना चाहिए था, मुस्लिमों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो भी न कम्युनिस्ट राज में मिला न ममता दीदी के राज में मिला। इसलिए एक बड़ा विकल्प यदि दिख रहा है तो बीजेपी दिखाई दे रही है। अब ये सही है कि बीजेपी ने 3 से उनको 200 होना है, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि एक नाराजगी ममता दीदी के खिलाफ और कम्युनिस्टों के खिलाफ जम करके पश्चिम बंगाल में है, हिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ऐसे लोगों के खिलाफ है जो लगातार करोड़ों रुपया कमा चुके, सरकारी खजाने को लूट चुके, रिश्तेदारों को दे चुके, वो गरीबों का पैसा था, किसानों का, मजदूरों का, चाय बागानों का, वो गड़बड़ है, दार्जिलिंग चाय का। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होगा, वोटर होगा और सर, वो जिसका पूरी जिक्र दुनिया भी को कर रहे दिखाएगा थे कि कि टीएमसी भी लोकतंत्र कितना टीएमसी भी जानती है कि वो उसका कौन सा वोटर है जो वो नाराज है, फिर चाहे वो मुस्लिम वोटर हो या फिर अगर महिला वोटरों में भी कुछ नाराजगी है तो उसका खामियाजा कैसे होगा। ब्रेक लेना है, लेकिन राज बिहारी जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगे। आपने मुझे बताया आते ही कि 7 अखबार आप पढ़ चुके हैं बंगाल को लेकर सुबह आने से पहले, और आपने तो किताबें भी लिखी हैं, कल बंगाल भी आप निकल रहे हैं, तो आपका अपना आकलन क्या कहता है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.